हेलो, मैं हूं हरप्रीत। आज हम बात करेंगे आईपी के बारे में। आईईपी बच्चों के लिए बनाना क्यों इम्पॉर्टेंट है। बहुत से पेरेंट्स के इसके रिगार्डिंग बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि बच्चों के साथ घर पर पूरा टाइम, कहा जाता है कि बच्चों के साथ मैक्सिमम टाइम स्पेंड कीजिए। इस तरह से अगर आप सारा दिन ये मानकर चलते हैं कि मुझे सारा दिन बच्चे के साथ काम करना है, तो ये एक बहुत ही इम्पॉसिबल सी बात है। लेकिन हमें कुछ एक चीज़ों का अगर हम ध्यान रखें तो हम बहुत अच्छे से सही टाइम पर और सही से काम कर सकते हैं। आईपी बनाना ज़रूरी इसीलिए है ताकि हम बच्चे के उन एरियाज़ को टारगेट कर सकें जहाँ पर उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ऑटिज़म में हर बच्चा डिफरेंट है और उसके असेसमेंट के बाद हम बच्चे का आईपी बनाते हैं, उसके गोल सेट करते हैं। गोल उस चीज़ को लेकर होने चाहिए, उस एरिया को लेकर होने चाहिए जहां आपके बच्चे को ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ मैं बात करूँ कि अगर बिहेवियर की बात करूँ, मैं बच्चे को बिहेवियर इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं। अगर बच्चा खुद को हिट कर रहा है, दूसरों को मार रहा है, तो हमारा टारगेट होना चाहिए पहले उसके बिहेवियर पर काम करना। सोशल बिहेवियर्स पर ज़्यादा काम करें, क्योंकि बच्चों को सोशल डिफ़िकल्टीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। इसीलिए चाहे बच्चा आपका माइल्ड कैटेगरी में है, चाहे मॉडरेट में है, चाहे सीवियर में है, आपको ज़रूरत होती है बच्चे के सोशल एरिया पर काम करने की। अब हम सोशल एरिया के लिए हम आईईपी किस तरह से बनाते हैं। सोशल एरिया का मतलब है कि सोशल स्किल्स में डिफ़िकल्टी, नो मैटर आपके बच्चे को कौन सा ऑटिज़म है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, कुछ भी है, लेकिन डिफ़िकल्टीज आर स्टिल देयर और हमें उन पर काम करना है और उस तरीके से काम करना है जो हमारे बच्चे का लेवल है। अगर हमारा बच्चा हेलो का आंसर नहीं करता है, किसी को देखता भी नहीं है, आई कांटेक्ट भी नहीं देता है, किसी की बात सुनता नहीं है, तो हम ये कभी भी नहीं सोच सकते कि हमारे क्वेश्चन को आंसर करेगा। लेकिन अगर हमारा बच्चा क्वेश्चन को आंसर कर लेता है तो हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा कम्युनिकेशन शुरू करे, दूसरों से बात करना शुरू करे, दूसरों से क्वेश्चन करना शुरू करे, हमारे हर क्वेश्चन का आंसर दे। तो हम लेवल को समझकर अगर हम आईपी बनाते हैं, आईपी का मतलब होता है कि बच्चे के लेवल के हिसाब से गोल सेट करना। हम उसके लेवल को देखकर सेट करेंगे। अगर आपका बच्चा मॉडरेट कैटेगरी में है और बच्चे को अभी कुछ भी नहीं आता है, हाय हेलो या आई कॉन्टैक्ट नहीं देता है, तो हम यह उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि बच्चा हमारी बातों के जवाब देगा। तो सबसे पहले हमारा वहाँ टारगेट होना चाहिए, हमारा वो गोल होना चाहिए कि बच्चा हमें आई कांटेक्ट दे, हमें देखे, हमारी बात पर रिस्पॉन्ड करे, अपने नाम को रिस्पॉन्ड करे, हमें देखे। जॉइंट अटेंशन किस पे काम करना, आई कांटेक्ट पे काम करना, उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्शन बनाना, ये हमारा टारगेट होना चाहिए। बच्चा माइल्ड है तो वो बहुत जल्दी सीखेगा और इस वजह से उनमें लर्निंग बहुत जल्दी और आसानी से होती है। और कंपैरेटिवली आपको टाइम भी उसके साथ कम स्पेंड करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि कुछ पेरेंट्स हैं जो लगातार बच्चों के साथ, इवन कि बच्चा माइल्ड भी है तब भी बच्चे के साथ लगातार लगे रहते हैं। हमें बच्चे के साथ लगातार लगने के लिए अपने घर के काम छोड़ने या को परेशान करके काम करने की ज़रूरत नहीं है। आप जितना भी टाइम बच्चे को दे सकते हैं कंफर्टेबली उतना दीजिए और काम कीजिए उन टारगेट्स पर जो उसके लिए ज़रूरी हैं। क्योंकि अक्सर यह होता है कि हम अक्सर चीज़ें इधर उधर से देख ली और हमने बच्चे को करवा दी, लेकिन वो चीज़ें इतना वर्क नहीं करती हैं। लेकिन जब आप गोल को सेट करके कि मुझे इस एरिया पर ही काम करना है, तब बच्चों में रिजल्ट्स और भी ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं। नो मैटर कि आप बच्चे को कितना टाइम दे रहे हैं, लेकिन अगर आप 2 घंटे भी दे रहे हैं और टाइम को सही जगह पर डिवोट कर रहे हैं, सही जगह पर लगा रहे हैं, तो रिजल्ट्स आपके बहुत अच्छे हो सकते हैं। अब एक चीज़ होती है कि अगर बच्चे को मॉडरेट कैटेगरी में है या सीवियर कैटेगरी में, सीवियर में तो बच्चों को बहुत ज़्यादा सुपरविजन की ज़रूरत होती है। मैं यहाँ यूँ कहूँगी कि बच्चे को अपने पास बिठा कर रखिए। गुरजोत मॉडरेट टू सीवियर में डायग्नोज हुआ था तो मैं उसे अपने पास रखती थी, उसे इधर उधर होने नहीं देती थी। बच्चा चोट लगवा सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि बच्चे को इतनी समझ नहीं है कि मुझे क्या करना है, अलग अलग परिस्थितियों में कैसे चलना है। इसीलिए बहुत ज़्यादा सुपरविजन की बच्चों को ज़रूरत है, या मैं यूँ कहूँ कि 24 आवर्स सुपरविजन की ज़रूरत होती है बच्चों को, अगर आपका बच्चा सीवियर कैटेगरी में है। लेकिन अगर आपका बच्चा मॉडरेट में है, हमारा सुपरविजन थोड़ा कम हो जाएगा, हमारे वर्किंग आवर्स कम हो सकते हैं, लेकिन काम हमें फिर भी करना है कि बच्चे को हम 4 घंटे, कम से कम 3 से 4 घंटे हम बच्चे को ज़रूर दें। उसे स्कूल ना भेजकर घर पर ही उसके साथ काम करें। अगर आपका बच्चे को मॉडरेट ऑटिज़म है, क्योंकि मॉडरेट में आपका बच्चा स्कूल में रिग्रेस हो रहा है, वो कुछ सीख नहीं रहा है, क्योंकि मॉडरेट कैटेगरी में अक्सर बच्चों को दूसरों की बात सुनने में, दूसरों से कम्युनिकेट करने में, दूसरों की बात को समझने में, खुद को एक्सप्रेस करने में प्रॉब्लम्स होती हैं, जिस वजह से बच्चे स्कूल में कुछ सीखने की बजाय वो रिग्रेस होना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि हम बच्चों को 2 घंटे सुबह मॉर्निंग आवर्स में और 2 घंटे हम शाम में, बच्चे को 4 घंटे भी अगर हम एक सही आईपी के साथ काम करते हैं
तो बच्चों में डेफिनेटली आप अच्छे रिजल्ट्स देखेंगे। इसके अलावा इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। ये 4 घंटे आप लर्निंग के लिए रखेंगे, लेकिन उसके साथ निरंतर कोशिश, काम भी कर रहे हैं आप तो उसके साथ बात करना मत छोड़िए। अगर आपका बच्चा नॉन वर्बल है, उसे बताते रहिए, देखो मम्मा कुकिंग कर रही है। इससे आप बच्चों में स्पीच और लैंग्वेज को डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे नहीं सीखते हैं अगर आप बच्चे के साथ टेबल टॉप पर, आई कॉन्टैक्ट पर उसके काम कर रहे हैं, जॉइंट अटेंशन पर काम कर रहे हैं, तो बच्चे आपको देखना शुरू कर देते हैं और ये चीज़ें आपको नेचुरल इन्वायरमेंट में बहुत हेल्प करती हैं। अगर आपका बच्चा माइल्ड में है तो हम बच्चे को स्कूल भेज सकते हैं। अगर हमारे बच्चे का लेवल अच्छा है, बच्चा देखता है, दूसरों की बात को फॉलो करता है, क्योंकि बहुत हद तक डिपेंड होता है बच्चों में प्री अकेडमिक स्किल्स का होना अगर हम बच्चे को स्कूल भेज रहे हैं। अगर आपका बच्चा 1 2 3 कलर्स आइडेंटिफिकेशन जो बेसिक हैं हमारे एजुकेशन के वो जानता है तो हम बच्चे को स्कूल भेज सकते हैं। बच्चा बात को फॉलो करता है, दूसरों को देखता है, सीख सकता है, लिख सकता है, पढ़ सकता है, तो ये चीज़ें भी बच्चों को स्कूल में आपका बच्चा वहाँ पर कई सोशल स्किल्स सीखेगा, उसका सीटिंग टॉलरेंस बढ़ेगा, दूसरों की बात को सुनना शुरू करेगा। ये सब चीज़ें उसमें आती हैं अगर आपके बच्चे को माइल्ड ऑटिज्म है। इसके अलावा सिर्फ वहीं पर हमारा काम खत्म नहीं होता कि बच्चे को स्कूल भेज दिया और काम खत्म हो गया। हमें 2 घंटे फिर भी बच्चे को देने हैं, क्योंकि बहुत सी उसकी ऐसी डिफ़िकल्टीज हैं जो अननोन है, जो वो आपको बता नहीं रहा है। लगातार उसके एकेडमिक परफॉर्मेंस को देखते रहना और उस पर काम करते रहना, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो नॉर्मल पैटर्न में बहुत जल्दी सिखाई जाती हैं, लेकिन हमारे बच्चों को उन्हें सीखने में वक्त लग सकता है, क्योंकि उनके कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं जिसकी वजह से बच्चे चीज़ों को आसानी से पिक नहीं कर पाते हैं और हमें वो चीज़ें घर पर सिखानी है। मेहनत कम है, टाइम कम लगेगा माइल्ड ऑटिज्म में और रिकवरी के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं अगर हम बच्चों के साथ में एक सही आईपी के साथ काम करते हैं। कि अगर बच्चे को माइल्ड कैटेगरी है, मॉडरेट कैटेगरी और सीवियर, ये चीज़ हमें सबसे पहले देखने की ज़रूरत है कि हमारे बच्चे का फंक्शनिंग लेवल क्या है। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा 2-3 दिन में एक स्किल को सीख लेता है तो समझ लीजिए आपका बच्चा माइल्ड केस है, क्योंकि माइल्ड केस में बच्चे जल्दी चीज़ों को ग्रास्प करते हैं, उनकी ग्रास्पिंग पावर जो है वो बहुत अच्छी होती है। ये बात और है कि उन्हें सोशल स्किल्स को लेकर डिफ़िकल्टीज होती है, तो ऐसे में हम जो आईपी हमारा होगा, हमारा टारगेट होगा बच्चों को सोशल स्किल्स पर काम करने के लिए कि बच्चों को दूसरों की बात को कैसे सुनना है, 2-3 स्टेप्स, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन को कैसे फॉलो करना है और किस तरह से ध्यान लगा कर काम करना है, या फिर उसकी रीडिंग राइटिंग स्किल्स कैसे हैं, अच्छे से वो लिखता है, उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये चीज़ें ज़रूरी हैं। इसके अलावा माइल्ड में एक दिक्कत यह भी आती है कि हम बच्चे को सीधा लिखना शुरू करते हैं बिना ये जाने कि बच्चा क्या लाइन के अंदर कलर कर सकता है। मैंने बहुत से बच्चे ऐसे देखे हैं जिनके पेरेंट्स उन्हें लिखना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन लाइन के अंदर बच्चा कलर करना नहीं जानता है। अक्सर बच्चे कलर लाइन के बाहर करते हैं, तो एक लाइन अवेयरनेस उन्हें सबसे पहले घर पर आप ब्रॉड बाउंड्री के साथ में देकर सिखाइए कि बच्चे को लाइन के अंदर कलर करना है। आपका बच्चा मॉडरेट में है तब भी आपकी यही स्ट्रेटेजी रहेगी, और अगर आपका बच्चा माइल्ड है तब भी बच्चे दोनों सीखेंगे, लेकिन अपनी अपनी रफ्तार से सीखेंगे। और हमें इस चीज़ की, उनकी स्पीड की रिस्पेक्ट करनी है। हमें फ्रस्ट्रेट नहीं होना है कि हमारा बच्चा लेट सीख रहा है या दूसरा बच्चा जल्दी सीख रहा है। हमारे बच्चे का जो लेवल है हम उस हिसाब से बच्चे के साथ में एक्सपेक्टेशन रखेंगे कि गोल सेट किए हैं तो इसमें वक्त लग सकता है। अगर बच्चा मॉडरेट है तो चीज़ को सीखने में उसे वक्त लग सकता है, लेकिन हमारे एफर्ट्स कम नहीं होने चाहिए। अब एक चीज़ होती है कि अगर आपके बच्चे को कम्युनिकेशन को लेकर डिफ़िकल्टीज है, बच्चा मम्मा पापा नहीं बोलता है, कुछ भी नहीं बोल रहा है, क्योंकि मॉडरेट में बच्चे अक्सर बोलना तो दूर, वो समझते भी नहीं है बात को, तो उन्हें पहले पिक्चर्स के साथ में फैमिली मेम्बर्स की आइडेंटिफिकेशन सिखाना, फेमिलियर चीज़ों की आइडेंटिफिकेशन जो डेली रूटीन में बच्चे यूज़ करते हैं वो सिखाना, अपनी बेसिक नीड्स को कैसे कम्युनिकेट करना है, हमारा टारगेट ये होता है। लेकिन माइल्ड में हमारे जो आईपी गोल्स होंगे वो ये होंगे कि बच्चा दूसरों के साथ में किस तरह से इंटरेक्ट करेगा, किस तरह से वो कम्युनिकेशन करेगा, वो अपने टर्न की वेट करेगा, उसके बाद वो आंसर करेगा। तो ये कम्युनिकेशन स्किल्स बच्चों में सिखाना, दूसरों के साथ में किस तरह से बच्चे को बिहेव करना है, सोशल बिहेवियर्स पर काम करना, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जब बच्चे को माइल्ड ऑटिज्म है। एक और चीज़ होती है कि हमारा टारगेट जो आईपी के गोल्स हैं हमारे, उसमें जो हमारा अगर बच्चा मॉडरेट कैटेगरी में, तो हमारा जो टारगेट है वो होना चाहिए बच्चे को सेल्फ हेल्प सिखाना। सेल्फ हेल्प का मतलब है कि बच्चा अपने काम खुद कर ले, इंडिपेंडेंट हो सके, क्योंकि हमारा अल्टीमेट टारगेट तो यही है कि हमारे बच्चे इंडिपेंडेंट हो। नो मैटर आपके बच्चे को माइल्ड ऑटिज्म या मॉडरेट ऑटिज्म है कि बच्चा किसी पर डिपेंड न रहे, बच्चा इंडिपेंडेंट जी सके। अगर आपके बच्चे को मॉडरेट ऑटिज्म है तो हमारा टारगेट होगा बच्चे के इंडिपेंडेंट स्किल्स पर काम करना, उसे ब्रशिंग सिखाना, बेदिंग सिखाना, अपने रोज़ के काम करना सिखाना,
अपने आप से। ये चीज़ें आपको शुरुआत में ही जल्दी से सिखानी होगी, क्योंकि बच्चों को ये स्किल सीखने में काफ़ी वक्त लग सकता है। बच्चों को फाइन मोटर, ग्रॉस मोटर डिफ़िकल्टीज़ हो सकती हैं, हमें उन पर भी काम करना है। दूसरी तरफ अगर मैं माइल्ड की बात करूँ तो माइल्ड में जो हमारा आईपी होगा वो इस हिसाब से होगा कि बच्चे को सेल्फ हेल्प में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। बट अगर कभी ज़रूरत होगी तो इनिशियली शायद आपको थोड़ा ज़रूरत पड़े, लेकिन बच्चे बहुत जल्दी इन चीज़ों को सीख जाते हैं। लेकिन मॉडरेट में उन्हें वक्त लग सकता है, इसीलिए ये स्किल हमें जल्दी से जल्दी शुरू करना है। अब जो नेक्स्ट हमारा स्किल, हमारी जो चीज़ होती है वो है सेंसरी। सेंसरी में बच्चों को अक्सर प्रॉब्लम होती है। आपके बच्चे को जो भी सेंसरी नीड्स हैं, अगर मॉडरेट कैटेगरी में आपका बच्चा है तो सेंसरी नीड्स बच्चों को बहुत ज़्यादा होती हैं। बच्चों को वेस्टिबुलर इशू हो सकते हैं, प्रोप्रोसेप्टिव हो सकते हैं, टेस्ट स्मेल को लेकर, विजुअल को लेकर, ये सब चीज़ें बच्चों में हो सकती हैं। तो ज़रूरी है कि हम उस चीज़ को टारगेट करना। बच्चों को अगर इनपुट की ज़रूरत है, जिस भी एरिया में अगर आपने ऑब्जर्वेशन किया कि हमारा बच्चा जो है वो ब्राइट लाइट्स को बहुत ज़्यादा देखता है, आंखें बहुत झपकाता है, या फिर चीज़ों को इस तरह से आइज़ को पोक करके देखता है, तो ये सब विजुअल इश्यूज़ हैं, हमें उन पर काम करना है। अगर टॉयज़ को वो लाइन अप करता है खेलने की बजाय, ये विजुअल इशू है, हमें उस पर काम करना है। टॉयज़ के साथ किस तरह से खेलना है उसे ये सिखाना, रिप्लेसमेंट पर काम करना, साथ में स्टिमिंग बिहेवियर्स हैं। अगर बच्चे को हैंड फ्लैपिंग है तो हैंड फ्लैपिंग के लिए उसे रिप्लेसमेंट बिहेवियर देना, कि उसे कुछ स्ट्रेस बॉल देना प्रेस करने के लिए, फिंगर्स को प्रेशर देना। तो हर एक चीज़, हर एक एरिया को हम उस हिसाब से रखेंगे। अगर हैंड फ्लैपिंग बहुत ज़्यादा है, अगर आपके बच्चे को सेल्फ इंजूरियस बिहेवियर के इश्यूज़ हैं, बच्चा खुद को मारता है या दूसरों को मारता है, इन्हें हम चैलेंजिंग बिहेवियर्स कहते हैं, तो ऐसे में हमें ज़रूरत होती है कि सबसे पहले हमें उस बिहेवियर पर काम करने की। हमारा जो टारगेट है वो ये होना चाहिए कि हमारा बच्चा ये बिहेवियर ना करे, क्योंकि ये बिहेवियर उसके लिए और दूसरों के लिए ख़तरनाक हो सकते हैं। अगर आपका बच्चा दूसरों को आपको हिट करता है, आप हैंड को पकड़िए, कंट्रोल कीजिए उसे, ताकि उसे ये समझ में आ जाए कि मुझे ये नहीं करना है। क्योंकि बच्चे को अगर आप नो बोलते हो या उसे थप्पड़ मार देते हो तो आप उसको कुछ सिखा नहीं रहे हैं, बल्कि आप उसको गलत चीज़ें सिखा रहे हैं, जो आगे चलकर ये चीज़ें ख़तरनाक हो सकती हैं आपके लिए। ज़रूरी है कि हम बच्चों को सही वे में उनके बिहेवियर पर कंट्रोल करना सिखाएं। दूसरी एक चीज़ होती है कि अगर माइल्ड बच्चा भी है तो इम्पल्सिविटी के इश्यूज़ हो सकते हैं बच्चे को। कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं कि ट्रांजिशन में प्रॉब्लम हो सकती है बच्चों को, जो मॉडरेट में भी अगेन हो सकती है, लेकिन माइल्ड में ये बहुत ज़्यादा होता है। बच्चों को एक चीज़ के लिए ऑब्सेशन हो सकता है, एंग्जाइटी के इश्यूज़ हो सकते हैं, क्योंकि स्कूल में बच्चे उस हिसाब से काम नहीं कर पाते हैं जिस हिसाब से बाकी सब बच्चे करते हैं। तो ये एक फ्रस्ट्रेशन सा उनके अंदर रहता है, जिससे निकालना बहुत ज़रूरी है। उन्हें समझना बहुत ज़रूरी है, उनके साथ में सही तरह से काम करना ज़रूरी है, उन्हें वक्त देना ज़रूरी है। क्योंकि जब आप बच्चों को सपोर्ट नहीं करते हैं, माइल्ड ऑटिज्म है तो हम समझते हैं कि अपने आप सब सीख लेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमें बच्चे को सब सिखाने की ज़रूरत है, उनके मेमोरी स्किल्स पर काम करने की। अगर बच्चा ADHD है, फॉरगेटफुल होते हैं बच्चे, डे ड्रीमर्स होते हैं, लॉस्ट हो जाते हैं, उनकी कॉन्सेंट्रेशन पर काम करने की ज़रूरत है। ऑटिज़म में बहुत सी डिफ़िकल्टीज़ है। ऑटिज़म को हम स्पेक्ट्रम मानते हैं कि कोई स्किल ऊपर है, कोई नीचे है। जो स्किल नीचे है उसे हमें ऊपर उठाना है। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि पहले उस स्किल पर काम करना है जहाँ हमारे बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। जैसे जैसे बच्चा आपके साथ कनेक्ट होता जाता है, बच्चे की मुश्किलें कम होने लगती हैं। अब मैं बात करूँ कमांड फॉलोइंग की। कमांड फॉलोइंग में अगर आपका बच्चा सिंपल सी कमांड अगर आपने बोला कि दे दो, नहीं दे रहा है, तो हमें वो चीज़ सिखाने की ज़रूरत है। हमें फ्रस्ट्रेट होने की ज़रूरत है कि बच्चा तो ये काम भी नहीं कर रहा है मेरा, तो ये क्या सीखेगा। ये चीज़ें जो हैं आज का उसका लेवल है, लेकिन जब आप उसके साथ लगातार काम करेंगे तो उसका लेवल आगे बढ़ सकता है। चाहे आपके बच्चे को मॉडरेट ऑटिज्म है या माइल्ड है, बच्चे आगे बढ़ते हैं। अब बच्चे पर दबाव नहीं डालना है कि उसे ये काम करना ही करना है। हमें उसे समझकर, उसके लेवल को समझकर काम करना है, क्योंकि हर बच्चे का अपना फंक्शनिंग लेवल है। अब एक चीज़ होती है कि बच्चों के साथ बच्चों को प्ले स्किल सिखाना, क्योंकि बच्चे नहीं जानते। अक्सर मैंने देखा है जो बच्चे मॉडरेट कैटेगरी में होते हैं, स्टिमिंग करते हैं बहुत ज़्यादा और व्हील से, जैसे कि व्हील को घुमाते रहना, कार से नहीं खेलना प्रॉपर, तो वो प्ले स्किल्स बच्चों में डेवलप करने ज़रूरी हैं। घर पर उन्हें सिखाइए, उन्हें टाइम दीजिए। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि हमें मॉडरेट पे ज़्यादा टाइम की ज़रूरत होती है। जितना आप मैक्सिमम टाइम, 4 घंटे तो कम से कम आप मानकर चलिए कि आपको देने ही हैं, और उस एरिया पर टारगेट करना है जहाँ पर हमारे बच्चे को सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ हैं। अगर मैं यहाँ बात करूँ एकेडमिक स्किल्स की, तो एकेडमिक बहुत ज़रूरी है, लेकिन एकेडमिक से पहले बहुत ज़रूरी है बच्चों के प्री एकेडमिक स्किल्स पर काम करना। प्री एकेडमिक में अगर आपका बच्चा आपको देखता है, करता है, तो आप उसे स्टार्टिंग में राइटिंग में डॉट ज्वाइनिंग जैसी एक्टिविटीज़ दीजिए। अगर आपके बच्चे को मॉडरेट कैटेगरी, अगर बच्चे को आप सीधा A लिखवा रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। हमें शुरुआत बिल्कुल सिंपल करनी है, इजी वे में करनी है, ताकि बच्चे उस चीज़ को समझ पाए। नहीं तो बच्चा फ्रस्ट्रेट होगा और आप भी फ्रस्ट्रेट होंगे, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग A से करेंगे तो हो सकता है उसमें महीनों गुजर जाए और आपका बच्चा फिर भी A ना बना पाए। क्योंकि A जब हम लिखते हैं तो उसके लिए 1 2 3
ये 3 स्ट्रोक्स लगते हैं, लेकिन अगर हम सिंपल लाइन लगा रहे हैं तो वो 1 स्ट्रोक में ही हमारा काम हो जाता है। तो बच्चे को स्टार्ट कीजिए बिल्कुल ईजी वे में 1 स्ट्रोक के साथ में। धीरे धीरे हम इसे बढ़ाएंगे, हम उसे लाइन पर नहीं रखेंगे, धीरे धीरे करके उसे शेप देना, अलग अलग पैटर्न देना, उसे नंबर सिखाना, फिर उसके बाद उसे अल्फ़ाबेट सिखाना, फिर स्मॉल अल्फ़ाबेट सिखाना। ये ऐसे हम चलेंगे ऑर्डर में। लेकिन अगर बच्चे को माइल्ड ऑटिज़म है तो बच्चे जल्दी लिखना सीख लेते हैं। हो सकता है उनकी शुरुआत स्टैंडिंग लाइन से और बच्चे बहुत जल्दी ABC भी लिखना शुरू कर दें। तो ये जो एक चीज़ होती है, ये एक फ़र्क रहता है कि बच्चों को फाइन मोटर डिफ़िकल्टीज़ कम होती हैं कंपैरेटिवली। माइल्ड ऑटिज़म में बच्चों के बिहेवियर इश्यूज़ कम होते हैं, चैलेंजिंग बिहेवियर्स कम होते हैं, बच्चों को मेल्टडाउन के इश्यूज़ हो सकते हैं, दोनों में ये चीज़ है। और या फिर बच्चे को ट्रांजिशन में प्रॉब्लम है, ऑडिटरी इश्यूज़, सेंसिटिविटीज़ हो सकती हैं बच्चों को माइल्ड में भी। तो ये चीज़ें हमें देखकर, बच्चे के सेंसिटिव इश्यूज़ को देखकर उनके साथ में उसी तरह का उन्हें इनपुट देना। अगर बच्चा हाइपर है तो उसे डीप प्रेशर देना, अगर बच्चा डिफेंसिव या टेक्टाइल डिफेंसिव है तो उसे टेक्टाइल इनपुट देना, ताकि बच्चा चीज़ों को टॉलरेट करना सीखे, उनके टच के साथ में टॉलरेट करना सीखे। अगर बच्चे को सुनने में प्रॉब्लम है, बच्चा तेज़ आवाज़ से प्रॉब्लम है, हेडफोन दिए जा सकते हैं। तो हम हर एक स्ट्रेटजी हमारी इस तरह से होनी चाहिए कि बच्चा ध्यान दे। और अगर बच्चे को कंसंट्रेशन को लेकर इश्यूज़ हैं, चाहे वो मैं मॉडरेट की बात करूँ या माइल्ड में, कंसंट्रेशन के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा बच्चों को होते हैं, ADHD बच्चों को भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हमें इन बच्चों के साथ में मिनिमम डिस्ट्रैक्शन के साथ काम करना है कि एक ऐसा रूम जहाँ पर कोई भी डिस्ट्रैक्शन किसी भी तरह की नहीं है, एक शांत कमरा है जहाँ पर आप लेकर बच्चे को बैठे हो। इससे आपको बच्चे का अटेंशन बहुत ज़्यादा मिलता है। अगर आप उसे भीड़ भाड़ वाली जगह पर लेकर बैठे हो जहाँ बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, तब अटेंशन काफ़ी कम मिलता है। तो जब आप बच्चे के साथ में एक जगह, ऐसा एक रूम रखिए जहाँ पर सिर्फ आप और आपका बच्चा है और डिस्ट्रैक्शंस मिनिमम है। दरवाजे को बंद रखिए, कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, आप और आपका बच्चा उस टाइम पर काम करें। ये एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी होती है बच्चों के साथ काम करने की। इसमें आप अगर बच्चों को सिर्फ 4 घंटे भी दे रहे हैं, अगर मॉडरेट कैटेगरी में है, और माइल्ड में है तो 2 घंटे भी दे रहे हैं, तो सफिशेंट है, मोर देन सफिशेंट। क्योंकि आपके बच्चे को जब सही स्टिमुलेशन मिल रहा है सही जगह पर, तो आपके बच्चे ज़रूर सीखते हैं। बच्चा आपका माइल्ड है, मॉडरेट है, कोशिश कीजिए कि वो आपके सामने रहे। जितना आप मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज़ बच्चे को दे सकें उसे सीखने की, उसकी लैंग्वेज पे काम करने की, स्पीच पर काम करने की, उसके कम्युनिकेशन पर काम करने की। इसके अलावा ग्रॉस मोटर पर काम करने के लिए, अगर हमारा बच्चे का बैलेंस बिल्कुल भी नहीं है, बच्चा सीधी लाइन पर नहीं चल सकता, तो उसे सीधी लाइन पर चलाना। अगर बच्चा एक लेग पर खड़ा नहीं होता है तो उसे लेग पर खड़ा करने के लिए एक सपोर्ट देना। ये चीज़ें बच्चों को, क्योंकि बैलेंस और कोऑर्डिनेशन को लेकर भी बच्चों को काफ़ी डिफ़िकल्टीज होती है। अगर जंप नहीं करता है तो हम हॉपिंग नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर वॉक नहीं करता है तो हम रनिंग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो हमें स्टेप बाय स्टेप चलना है। आईपी का ये बहुत बड़ा जो होता है कि हमें बच्चे के, जब हम आईपी गोल सेट करते हैं तो एक बहुत बड़ी चीज़ ये देखने वाली होती है कि बच्चे का लेवल क्या है, और उस लेवल के हिसाब से, उसके फंक्शनिंग लेवल के हिसाब से हमें गोल बदलते रहने की ज़रूरत है कि हमारे बच्चे ने ये अचीव कर लिया है, उसके बाद हम नेक्स्ट बच्चे को देंगे। और स्टेप बाय स्टेप करने की ज़रूरत है। कोई भी स्टेप अगर आप स्किप करते हो तो उससे बच्चों में फ्रस्ट्रेशन लेवल हो सकता है, एस्केप के बिहेवियर्स हो सकते हैं। तो हमें इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। ये तो थी आईपी से जुड़ी हुई बातें। अगर आप घर पर बच्चों को अच्छे से असेस करते हैं और उनके लेवल को समझते हैं तो घर पर ही उनके साथ में काम करना शुरू कीजिए। रिजल्ट आपको डेफिनेटली मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।